सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होगा? यहाँ हमने क्या पढ़ा, एक कॉइल में करंट चेंज किया, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो पास में रखे हुए कॉइल से फील्ड पास हुआ, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन एक बात ये भी है, उस कॉइल का अपना फील्ड जो उसके अंदर से पास हो रहा है वो भी तो चेंज हो रहा है। किसी कॉइल के अपने ही अंदर से जो फील्ड पास हो रहा था वो भी चेंज हो रहा है, और जब भी फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक तो जो नीचे बैटरी लगाई हुई है उसकी वजह से करंट पास हो रही है, और ये फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी होगी। लेकिन जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, एक पानी के पाइप में एक ही तरफ से पानी जा सकता है। अगर दो तरफ से तुम फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली एक दूसरे को डोमिनेट करेगा, एक स्ट्रीम दूसरे को डोमिनेट करेगी, और अल्टीमेटली एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। वो चीज़ यहाँ भी होगी। एक तो मेन करंट होगी जो हम बैटरी से फ्लो करा रहे हैं, और एक होगी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगी वो डोमिनेट करेगी, ठीक है। और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करे ये भी ज़रूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है। देखो अब इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। सपोज हमने एक कॉइल ले लिया और इस कॉइल में एक बैटरी और रियोस्टेट ये सब अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। देखो ये टर्न ऐसे गया, अब ठीक है, अब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस। करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, इधर प्लस इधर माइनस। अब देखो ये जा रहा है करंट, अब ठीक है। हाँ हो जाएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, चलो अब समझ में आ गया। पहले सही था, पहले भी यही बनाया था, डायरेक्शन उल्टा था। अच्छा चलो ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो ये करंट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बी प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उससे ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए कि इस फील्ड को इंक्रीज होने से रोके। इन शॉर्ट, इस कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। इफ दिस करंट इज इंक्रीजिंग, तो किधर आएगा? इस कॉइल का मेन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये, इंड्यूस्ड करंट की वजह से फील्ड अपोजिट आना चाहिए। तो पहले से ही हम को रख लो अपोजिट डायरेक्शन में, और ये करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस मेन करंट को अपोज करता हुआ दिखेगा, दिखेगा मतलब उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं। और अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा होता तो ये फील्ड डिक्रीज हो रहा होता। डायरेक्शन यही रहता, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सिर्फ डिक्रीज किया। डिक्रीज करने से ये फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। नाउ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट हैज टू अपोज द कॉज। व्हाट इज द कॉज? डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डिक्रीज को अपोज कैसे करते हैं? कॉम्पेंसेट करके, अपनी तरफ से और ऐड करके। यानी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फील्ड आएगा वो इसी फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और इसी फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखते हैं तो करंट मेन करंट के ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट विल बी सपोर्टिंग द मेन करंट। तो ये कंक्लूजन नहीं निकालना कभी भी कि सेल्फ इंड्यूस्ड करंट हमेशा मेन करंट के अपोजिट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है मेन करंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ मेन करंट इज इंक्रीजिंग then self induced current will be in opposite direction, and if main current is decreasing then self induced current will be supporting the main current, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो जब हम मेन करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट उसको घटाना चाहता है। जब हम सेल्फ इंड्यूस्ड
जब मेन करंट को हम घटाना चाहते हैं तो सेल्फ इंड्यूस करंट उसको बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपोज करता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं, ये काइंड ऑफ इनर्शिया है। बिकॉज इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि हम जिस स्टेट में हैं हमको वैसे ही रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। इनर्शिया ऑफ बॉडीज पढ़ा था, मास बॉडीज। बॉडी डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता। जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, उसको जाने दो। अगर चेंज करना है तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्सफुली चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ कुछ उसी तरह की प्रॉपर्टी है, ये भी एक तरह का इनर्शिया है। अगर हम मेन करंट को बढ़ाते हैं तो सेल्फ इंड्यूस करंट उसकी वजह से वो बढ़ना नहीं चाहता, अगर घटाते हैं तो सेल्फ इंड्यूस करंट की वजह से वो घटना नहीं चाहता। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कुछ वर्क भी करना पड़ता है। जैसे मास बॉडीज का अगर हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम उससे वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी वैसे ही है, इस इनर्शिया की वजह से हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वो एनर्जी जो खर्च होती है वो वेस्ट नहीं जाती है, वो इस कॉइल के साथ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, विच इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे रेजिस्टेंस में करंट पास कराते हैं, हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वो अल्टीमेटली हीट एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वो कैपेसिटर प्लेट्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, 1/2 CV², उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ पर हमें करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो इस कॉइल के साथ स्टोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर इनमें एनर्जी स्टोर होती है, जबकि रेजिस्टर में एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए इनको, रेजिस्टर को बोला जाता है पैसिव डिवाइस और इनको बोला जाता है एक्टिव डिवाइस, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ भी कैलकुलेशन कर लिया जाए। So if the number of turns of this coil is capital N, total number of turns, and phi is the flux passing through one turn, so number of flux linkages N phi will be proportional to main current passing through the coil. N phi is proportional to I. तो proportionality constant यहाँ पर लिख सकते हैं L I. What is L? L is coefficient of self inductance. Coefficient of self induction, not inductance, coefficient of self induction or simply self inductance. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट क्या होगा? 10 हेनरी। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है N phi by I जो था, इसमें phi की वैल्यू क्या लिखेंगे? B into A, and what is B? म्यू नॉट Ni इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। आई डिवाइड कर दो तो क्या मिला? कैपिटल N है, इसको स्मॉल n के टर्म्स में लिख देंगे तो हो जाएगा N इंटू एल। तो L आ जाएगा इतना, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर आर स्क्वायर एल। अगेन यू सी दीज आर द कॉइल पैरामीटर्स। सेल्फ इंडक्टेंस भी कॉइल की प्रॉपर्टी है, जैसे कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस भी कॉइल की प्रॉपर्टी है, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर आर स्क्वायर एल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, कैसे आता है? एक कॉइल था, उसका इंडक्टेंस मान लो L था या कुछ वैल्यू दे दी, सपोज 10 मिली हेनरी। यहाँ भी हेनरी भी बड़ा यूनिट होता है, तो जनरली मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी ऐसे यूनिट्स मिलेंगे। सपोज एक कॉइल था, उसका इंडक्टेंस था 10 मिली हेनरी। अगर इस कॉइल के अंदर एक आयरन का रॉड रख दें, ठीक है, वैसे कॉइल था खाली, अंदर फ्री स्पेस था या एयर था, अगर हम इसके अंदर आयरन का रॉड रख देंगे तो क्या होगा? आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है, वो एग्जाम में दिया रहेगा कि इतनी है। तो अगर यहाँ पर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कॉइल के अंदर वाली स्पेस में इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ म्यू नॉट की वजह हो जाएगा म्यू, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
सो इंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो 10 मिली हेनरी था, अगर हमने इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जिसकी परमेबिलिटी है म्यू, तो नया इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जितना था उसका म्यू टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रिलेशन होता है, ये एक्चुअली हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट मारना पड़ रहा है। म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, ये रिलेशन होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन वाला रिलेशन था। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिमिलर चीज़ यहाँ भी है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम यहाँ पर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू। ठीक है, तो म्यू अगर लिखा है तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। तो म्यू आर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू आर टाइम्स, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन याद करने के लिए तो है ही, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। जैसे तुम्हें याद होगा जब हमने कैपेसिटर डिस्कस किया था, तो उसमें ये भी बोला गया था कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज भी किया जा सकता है। ऐसे कैपेसिटर्स को बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटी कैपेसिटर्स। कैसे चेंज होता है, कई तरीके हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया चेंज करोगे तो भी चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज करोगे तो भी चेंज होगा। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो इसलिए क्योंकि प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस था, अगर हम वहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो बहुत से तरीकों में से एक तरीका ये भी होता है कि प्लेट्स का जो सामने का एरिया है उसको ऐसे घुमा सकते हैं, यानी जो सामने आ रहा है एरिया सिर्फ वो कैपेसिटेंस में काउंट होगा, ये जो खाली दोनों तरफ दिख रहा है वो नहीं होगा। या कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दो, जैसे जैसे मटेरियल अंदर जाएगा कैपेसिटेंस इंक्रीज होते जाएगा, बाहर निकाल लोगे तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। सिमिलर आइडिया यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, कॉइल के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दो तो इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, बाहर निकाल लो तो कम हो जाएगा। पार्शियली फिल करोगे तो उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना अंदर इंसर्ट करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को उसी के रेस्पेक्ट में इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका यूज़ कहाँ होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर नहीं नेक्स्ट में, कि वेरिएबल इंडक्टेंस वाले इंडक्टर और वेरिएबल कैपेसिटी वाले कैपेसिटर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भले ना है बट इसका ज़रूर आएगा। और अगर ध्यान से देखो तो दोनों सेम ही दिख रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी सेम आया था। ठीक है, अभी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी हैं, चलो 3 बाकी है। ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है वो भी देखो। एग्जाम में ज़्यादा चांस है सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन आने का, ना कि म्यूचुअल इंडक्शन का, बट वो पहले बताया जाता है क्योंकि वो इजी है कंपैरेटिवली। सर सुन लीजिए, फिर आप सुनेंगे नहीं, फिर 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी बात बाद में कर लेना, तुम्हारा दोस्त है। तो ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है, ईएमएफ क्या होता है माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। एन को फाई के साथ लिख लेते हैं तो हो जाएगा एन फाई, एंड व्हाट इज एन फाई, एन फाई इज एल आई। ठीक है, तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी कितना आ गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डेफिनेशन अगर बनाना है एल का यहाँ से तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं बताएगा कोई, बिकॉज माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ ईएमएफ के डायरेक्शन का क्या रिलेशन है, जबकि इंडक्टेंस कॉइल की प्रॉपर्टी है, उसका माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉइल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही इंडक्टेंस भी नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा,
अगर डी आई ओवर डी टी को ले लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड तो क्या आएगा? इफ डी आई ओवर डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब इसी बात को स्टेटमेंट फॉर्म में बोल दो तो हो जाएगा डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the self-induced EMF in the coil when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second। ठीक है, हो गया कंप्लीट।